क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 में भी आपने किया था, है ना? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हमने स्टडी किया, आज वही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर, राइट? लिखो, एनी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल। फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, क्लास 8 में ना दो तरह के क्वाड्रिलेटरल स्टडी किए थे। एक होता है, बताओ दो तरह के क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से थे? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, याद है कि नहीं? अब ये कौन से हैं, है ना? मुझे भी याद नहीं रहता, पर मैंने एक टेक्निक से इसको याद किया हुआ है कि जब भी मैं पढ़ा रही हूँ और रैंडमली कॉनकेव कॉन्वेक्स आए ना, तो मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा कि कॉनकेव कौन सा होता है और कॉन्वेक्स कौन सा होता है। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो रेगुलर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम, कोई भी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस, ठीक है, और कितने डायगोनल्स होते हैं? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? टू डायगोनल्स, ठीक है। और डायगोनल्स होते क्या है? डायगोनल्स कैसे बनते हैं किसी भी फिगर में? डायगोनल्स कैसे बनते हैं? जब हम उनके ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने ऑपोजिट वर्टिसेस को यहां ज्वाइन किया, मेरे पास टू डायगोनल्स आ गए, AC एंड BD, राइट? अब कॉनकेव वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है? जैसे हमने फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर तो ली, लेकिन कॉनकेव के लिए ना मैंने इसको याद रखा हुआ है केव से, कि एक केव की तरह फिगर बनेगी अब, ठीक है? इसका एक मुंह खुला सा होगा जैसे केव होती है, राइट? तो कॉनकेव में एटलीस्ट एक एंगल होता है विच इज मोर देन 180 डिग्रीज, याद आ गया? एक एंगल है विच इज मोर देन 180 डिग्रीज, एटलीस्ट वन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज इज अ कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। हमारी वाली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कॉन्वेक्स ही आते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आजकल एजर्शन रीजनिंग आती है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ हमारी केस स्टडीज में कहीं ये वर्ड कॉनकेव मेंशन किया हो तो घबराना नहीं है। कॉनकेव की एक और डेफिनेशन होती है, एक तो एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा, फ्लेक्स एंगल टाइप उसमें कुछ होगा, और एक जो उसका डायगोनल है, एटलीस्ट वन डायगोनल विल लाई आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल लाइज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो चीजें हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल होती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉनकेव। और कॉनकेव को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ कि कॉनकेव बनेगी? तो अपनी बुक में भी देखो, चैप्टर 8, बुक खोलो एनसीईआरटी साथ साथ, चैप्टर 8 में ना देखो उसने लाइन बनाई है ट्रायंगल और फिर एक क्वाड्रिलेटरल, थर्ड में, और फोर्थ पार्ट में उसने एक ऐसा ही कॉनकेव टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है, ठीक है ना? तो ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स के साथ हमें ट्रायंगल बनता है। और अगर हम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लें, ये चीज जरूरी है, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो वी गेट अ क्वाड्रिलेटरल, आइदर अ कॉनकेव और अ कॉन्वेक्स। हमारे सिलेबस में जो हम सारे प्रूव्स करते हैं वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के ही होते हैं, लेकिन चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कितना? 360। अच्छा, अब ना क्योंकि 10th में क्या होता है, आपको ना एक प्रैक्टिस है बोर्ड की कि 8th भी याद हो, 9th भी याद हो, 10th भी याद हो। बोर्ड्स में ना एक दो क्वेश्चन आपको 9th के दिख ही जाएंगे, जो स्लोली 9th का सिलेबस है। इट हैज हैपेंड एवरी ईयर, और लास्ट ईयर तो मतलब आपकी 9th की बुक का ही क्वेश्चन था, 10th का उसका कोई लेन देना था ही नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 9th की बुक स्ट्रेट अवे उससे आया हुआ। 9th के बच्चे हो तो बड़े अच्छे सॉल्व करोगे, 10th में आके हम भूल जाते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं उसमें, ठीक है? तो इसमें से दो चीजें मैं जो करवाऊंगी, मुझे नहीं पता वो काम आएंगी कि नहीं आएंगी, बट मे बी असर्शन रीजनिंग में कहीं लिखा हुआ मिले। आपने 8th में पढ़ा हुआ है, किसी भी एन साइडेड पॉलीगन का, पॉलीगन भी अंडरस्टैंड ना, है ना? एन साइडेड पॉलीगन की सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। अब ये सब चीजें ना आई वुड प्रेफर राइट इन द बुक ऑल्सो, ओनली बुक में ही लिख लो, बुक हर बार खोलने वाले हो, रजिस्टर्स आप नहीं खोलते हो बार बार, ठीक है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, लेट की मैम,
हाँ तो लेट क्यों आए, मम्मी ने भेजा? हाँ। हाँ कि जाओ। देख पता क्या है, ये चीज रहेगी। क्लास बहुत जरूरी है, अब पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब ना दिन कम है, सिलेबस कंप्लीट करवा के रिविजन करनी है, वो सब कल्मिनेशन करना है जो हमने पिछले पढ़े हुए हैं, है ना। क्योंकि अब के मार्क्स हैं, अब जितने आगे आ गए, आपके फाइनल मार्क्स है दिसंबर के और फाइनल्स के। अच्छी बात है मैडम। नहीं मैम, तुम्हारा क्यों हुआ इंक्रीज? मेरा मैम ने कोई स्टेटमेंट दर्ज की थी, सब वही बचा सकते हैं। तो 70 हो गया ना, बॉर्डर लाइन पर फिर भी, है ना। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। आयशा आपके मार्क्स आए? नो मैम। हाँ, तुम्हारे तो कल ही आएंगे। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन क्या होता है, याद है कि नहीं? 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो इसको ना अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज 2n-4 राइट एंगल्स। कुछ नहीं आपसे, every quadrilateral has, every polygon has 2n-4 right angles where n is number of sides. Every n-sided polygon has 2n-4 right angles. Every n-sided polygon will have 2n-4 right angles. इसको आपने कुछ इस तरह से भी स्टडी किया होगा, n-2 into 180 degree। ठीक है, तो जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना, वो 2n-4 इंटू 90 है। 2 कॉमन लेकर n-2 180, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते कि 180 को n-2 से मल्टीप्लाई करना है। n स्टार्ट्स फ्रॉम 3। ट्रायंगल होगा 3-2, क्वाड्रिलेटरल होगा 4-2, ठीक है। पेंटागन होगा 5-2, 3 इंटू 180 540, सो ऑन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, याद है हमें ये वर्ड? हाँ नहीं, एक और चीज है उसमें, कंडीशन और चाहिए होती है। रेगुलर पॉलीगन लिखो। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये सब चीजें पता क्यों जरूरी है, असर्शन रीजनिंग में ये वर्ड्स आ जाएंगे, क्यों पढ़े हमने हुए हैं कहीं ना कहीं, स्टडी हमने सब किया हुआ है। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ये सब फॉर्मूला हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? एंगल्स इक्वल एंड साइड्स इक्वल, बोथ, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स इक्वल, तब उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, किसी भी पॉलीगन के सभी एंगल्स सभी साइड्स इक्वल होंगे तभी उसे रेगुलर बोलेंगे। एंड दैट्स व्हाई रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर फिगर, स्क्वायर इज। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल हैं लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं बोलते। स्क्वायर इज रेगुलर। पेंटागन की अगर ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल तो रेगुलर फिगर बनता है। और ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा इन केस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ये दिया हुआ है, एन एंगल्स होंगे उसमें, सब में इक्वली डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2n-4 90 डिवाइड बाय n, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। समझ में आ गई बात? ये 2n-4 90 ये सारे 8 में पड़ी हुई चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर 3, समझ में आ गया? कहीं ना कहीं असर्शन रीजनिंग में ना ये सब चीजें आ जाती है। So each interior angle of a regular polygon is n-2 into 180 degree divide by n, या 2n-4 right angles, इस तरह से बोला जाता है। जो एक्चुअल हमारा एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बना हुआ है वो है 2n-4 into 90, 2 कॉमन लेकर मल्टीप्लाई विद 90, n-2 into 180 ये बन जाता है। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया, ईच रेगुलर पॉलीगन आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, लिखो टू फाइंड, अच्छा एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। अब चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन, एक्सटीरियर एंगल्स का सबका ना सम कितना होता है? 360। ट्रायंगल लेंगे, चाहे हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, चाहे पेंटागन, चाहे हेक्सागन, चाहे हेप्टागन,
ठीक है ना। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली नेम्स पता है हमें। 3-sided figure triangle, 4-sided figure is a quadrilateral, 5-sided पेंटागन। लिखो पेंटागन 5-sided। 6-sided में क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट। 7-sided फिगर, हाँ, हेप्टागन नहीं, सेप्टागन नहीं। मैंने तो नहीं सुना, चेंज तो हुआ नहीं होगा है ना, क्योंकि इसका ओरिजिन तो हेप्टागन ही है। ठीक है। 8-sided फिगर तो बड़े अच्छे से याद होगी, ऑक्टागन। जैसे ऑक्टोपस होता है वैसे ही ऑक्टागन। 9-sided फिगर नॉन। और 10-sided फिगर भी इजीली याद होता है, डेकेड बोलते हैं ना, तो आ जाएगा डेकेड। और 11-sided फिगर का कोई नाम नहीं है, लेकिन 12-sided फिगर को हम बोल देते हैं डिओडेकागन। ठीक है। 12-sided फिगर इज अ डिओडेकागन। इसके बाद में जो भी नाम होगा ना, उसको नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली, कोऑर्डिनेट पॉलीगन विथ 18 साइड्स, पॉलीगन विथ 16 साइड्स, पॉलीगन विथ 32 साइड्स, ऐसे बोलते हैं, उनका नाम नहीं है कोई। अगर होगा तो मेरी नॉलेज में नहीं है। ठीक हो गया इतना। तो ये जनरल नेम्स हम जो यूज करते हैं। 5 साइड्स से सबको याद होता है, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 इज हेप्टागन। राइट। सबका सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला वही रहेगा। रेगुलर हो जाएंगे तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा किसी भी पॉलीगन के लेंगे 360। अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 को डिवाइड बाय कर देंगे। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल पता है ना हमें क्या होता है? किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं और वो ओरिजिनल साइड के साथ जो एंगल बनाते हैं। दो साइड्स को एक्सटेंड नहीं करना, जैसे ट्रायंगल में आपने एक साइड एक्सटेंड की, ओरिजिनल साइड के साथ जो एंगल बना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, टू फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट लिखो, टू फाइंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया को निकालने के ब्रॉडली दो वेज है। ठीक है। एक तो आपको डिलीट ही हो चुका है, हीरोन्स फॉर्मूला वाला था हमारा वे। हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि हमें चारों साइड्स दे दो और एक डायगोनल दे दो। ठीक है। इस डायगोनल ने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। अब आपके पास साइड्स के मेजरमेंट्स हैं, लेट मी से ABCD और ये E। तो क्या आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? पढ़ा है हमने अभी, है ना। मैंने ट्रायंगल का एरिया कहा ना, कौन से फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है। ये पहले ना बिफोर कोविड आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला बिल्कुल एक क्वेश्चन था। आफ्टर कोविड डिलीट हो चुकी है वो पूरी एक्सरसाइज, वो नहीं है। तो जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो हम देखते थे कि क्या हमारे पास तीनों साइड्स हैं, चारों साइड्स हैं और एक डायगोनल, राइट। या 3 साइड्स होंगी, डायगोनल होगा, चौथी साइड हम किसी ना किसी वे से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, सम और द अदर वे आइसोसेलेस दिया हुआ है तो एक साइड दो साइड इक्वल हो गई, राइट। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो गए, दोनों का एरिया हमने निकाल लिया। सम ऑफ एरिया विल गिव अस द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब इसका एक सेकंड और जेनेरिक सा वे था, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो उसका डायगोनल ड्रॉ करो। अब मैं जब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही हूँ ना, तो ये हर किसी के लिए काम करता है, कोई भी 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर और कॉन्वेक्स की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो मैंने कोई भी डायगोनल बनाया, AC बनाओ चाहे BD। ठीक है। अब मैंने इसके ऑपोजिट वर्टिसेस पर, वर्टिसेस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। दो ट्रायंगल्स बन गए। दोनों ट्रायंगल्स में बेस है डायगोनल, ऑल्टीट्यूड है हमने जो अभी ड्रॉ किया है। क्लियर हो गया। सो व्हेन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे। मैं अगर यहाँ पर मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चलती हूँ, हाफ इंटू BD इंटू AM प्लस हाफ इंटू BD इंटू CN, ये होगा, है ना। और फिर मैंने हाफ BD कॉमन ले लिया, AM प्लस CN। क्लियर होगी बात है। अब इस चीज को याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से ना बाकी एरियाज के फॉर्मूला भी डिराइव हो जाते हैं।
जैसे रोम्बस का फॉर्मूला ना इसी क्वेश्चन से डिराइव हो जाएगा, काइट का एरिया ऑफ अ काइट इसी फॉर्मूला से डिराइव हो जाता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 पढ़ा होगा, रिवाइज करेंगे आप। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने को कहा जाए, आपको ये मेजरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स दी हो, तो आप उसका एरिया इजीली निकाल सकते हो। आपको एक डायगोनल चाहिए, उसी डायगोनल पर ड्रॉ किए हुए दो ऑल्टीट्यूड्स फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस। तो हमने दो ट्रायंगल्स में क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर दिया, दोनों के एरियाज निकालकर दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वी ड्रॉ अ असर्शन रीजनिंग में कभी कभी आया हुआ है क्वेश्चन कि हमने क्वाड्रिलेटरल दिया, हमें ऑल्टीट्यूड्स पता है, नाउ वी कैन फाइंड द एरिया। समझ में आ गई बात? या आपको फॉर्मूला ना पता हो तो समझ नहीं आता लिखा क्या हुआ है। क्लियर हो गया इतना? इसको लिख लो, जरूरी है ये। लिख लिया हमने इतना? दिस इज वी हाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत जरूरी है, सभी की डिविजन, सब में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इन सबको याद करना। प्लीज इसको याद रखना। एक चार्ट भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी जहां पे सारी प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। पैरेललोग्राम में क्या है, रेक्टेंगल में क्या है, स्क्वायर में क्या है, रोम्बस में क्या है, इन सभी कंडीशंस को याद रखना है। आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो एक्सरसाइज 2 है, सच में एक्सरसाइज 1, तो यही सब चीजें प्रूव करने में निकल जाएंगी। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ही दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, आपको प्रूव करना है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप जो सारी प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगी ना, उससे हम प्रूव भी करेंगे साथ साथ, ठीक है, इन द क्वेश्चंस गिवन। और सेकंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को हमें याद करना है। क्लियर हो गया? तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आज का ना जो क्लास है वो बहुत ही थ्योरेटिकल होने वाली है। आ जाओ, अब लिखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई बुक वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं होगा, आज सिर्फ प्रॉपर्टीज ही लिखनी है हमने। क्वाड्रिलेटरल्स को ना ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड किया, तो जनरल सा कोई भी 4 साइडेड क्लोज फिगर होगी। ठीक हो गया? और दूसरी चीज जो हमने की है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, एक हमारे पास जनरल है, लेकिन एक हमने बनाए हैं इसमें पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब इसकी डिविजन भी कैसे शुरू हुई देखो। हमने जब मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, तो यू रियलाइज कि मैंने कोई भी साइड को पैरेलल नहीं बनाया किसी के साथ। आई ट्राइड कि कोई भी साइड दूसरे के साथ पैरेलल ना हो, कुछ हल्का सा फर्क रहे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर हम ट्राई करें कि एक पेयर, दो पेयर्स हुए ना ऑपोजिट साइड्स के, एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो जो हमारे पास फिगर आती है उसको हम नेम देते हैं ट्रेपीजियम। तो पहले टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम स्टडी करेंगे ट्रेपीजियम। इसे ट्रेपीजॉइड भी कहा जाता है, पर हाँ, इंडियन नेम जो इसका अब तक हम स्टडी करते हैं वो ट्रेपीजियम ही है। ट्रेपीजॉइड कब होता है, वो कब होता है, वो सब अपने इंग्लिश में जाना। ठीक है, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रीज का फर्क है, जहां पे ट्रेपीजॉइड कहा जाता है, जहां ट्रेपीजियम कहा जाता है। बोथ मीन द सेम। इंडिया में हो, यहीं पे है, 9th में बच्चे हो, उसके बाद जाके रिसर्च करना, अच्छे से बताना मुझे आकर। ठीक है, बट अब इंडिया में हो और हम लोग 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो 9th की तरह ही बिहेव करो। यहाँ पर बहुत टेक्निकल नहीं होता ना, मैम ट्रेपेजॉइड लिखा था, वो ट्रेपीजियम लिखा था, वो नहीं सोचना होता है ना, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमने। अच्छा, ट्रेपीजियम है, ओनली लिखो, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, ओनली वन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, और बाकी दो जो होंगी वो होंगी नॉन पैरेलल। और खासियत ये है कि जो पैरेलल साइड्स हम ले रहे हैं ना, वो अनइक्वल लेंथ भी होगी, उसकी लेंथ कभी भी अनइक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मैंने सिर्फ पैरेलल कहा, इक्वल नहीं कहा है। सिर्फ एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल है, बाकी दोनों, जो बाकी दो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी, तभी ये ट्रेपीजियम बनेगा। तभी मैंने लिखा एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, वो आपको दिया जाता है। अब पैरेलल लाइंस के रूल हमने याद किए हुए थे, तो जो हम पैरेलल लाइंस के रूल याद करते हैं वो यहां पर भी अप्लाई होंगे, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। तो ये दो एंगल्स क्या बनते हैं, को इंटीरियर का सम क्या होता है 180। तो एंगल A प्लस एंगल D
इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्रीज। अब क्योंकि मैंने यहां पर ए बी और डीसी को पैरेलल लिया, तो तभी मैंने ए और डी को लिखा है। मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि हर एक ट्रेपीजियम जो एबीसीडी नेम दिया हुआ है तो उसमें ए और डी ही होंगे। आपने पैरेलल साइड्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है, ठीक है। एंड इन नो वे आई मीन ए इज इक्वल टू डी। मैंने ये नहीं कहा है ए और डी इक्वल है, चाहे मैंने इनको सेम वे में मार्किंग की है, बट दोनों इक्वल नहीं है, पर उनका सम 180 है, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये आर को इंटीरियर एंगल्स। और जो ए और बी है इनमें कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है इनमें, इनके कोई सम नहीं बनता, ये कभी इक्वल नहीं होते। कुछ नहीं लिखना, हमारे पास सिर्फ पैरेलल लाइंस वाले पेयर ही आएंगे, ठीक है। दो डायगोनल्स है इसके, ऑब्वियसली एसी और बीडी। अगर एक जनरल ट्रेपीजियम है तो डायगोनल्स में भी कोई कंडीशन या कोई रूल नहीं है। 10th में पढ़ेंगे हम क्या रूल होते हैं डायगोनल्स अगर ड्रॉ किया ट्रेपीजियम के, बट अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, ठीक हो गया इतना। अब ट्रेपीजियम में ही नेक्स्ट हम लेकर चलते हैं, हम पैरेलल साइड्स को तो इक्वल नहीं कर सकते, वो जरूरी कंडीशन है, जो पैरेलल साइड्स है वो इक्वल नहीं होगी। व्हाट इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल? लिखो, if non-parallel sides of trapezium are equal in length, if non-parallel sides of trapezium are equal in length, तो क्या होता है? तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है। और ना किसी भी ट्रेपीजियम के प्रूफ को सॉल्व करने का ना एक जनरल सा वे होता है, जेनरिक, जो 90% तो काम करता है, 95%। तो मैं बताऊंगी आफ्टर वी स्टडी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल इन लेंथ हो जाती है, ठीक हो गया, तो वो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अब इसमें जो जो हमारे कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल, वो अब स्टडी करेंगे। तो इसमें AD इज इक्वल टू BC, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, AD और BC आपस में इक्वल है, AB और DC पैरेलल है, AD और BC इक्वल है एज पर द फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है। तो सबसे पहली चीज है ऑपोजिट, जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल है, तो इसके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे ना वो भी इक्वल होगा, ठीक है। आइसोसेलेस में ये प्रूव भी कर सकते हैं, आपको प्रूव ये तो नहीं आता, लेकिन जो इसके डायगोनल्स हैं आइसोसेलेस में दे आर इक्वल इन लेंथ। लिखो, diagonals of isosceles trapezium are equal in length। ये ना एज अ प्रूफ यूज मत कर लेना कभी भी, ये हम गिवन कंडीशन, हमारे पास कोई थ्योरम नहीं है जिससे हम यूज कर सके, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। समटाइम्स कोई असर्शन रीजनिंग करते हैं, समटाइम्स कोई MCQ करते हैं, तो वहां पर हम फटाफट से अप्लाई कर सकते, ठीक होगी बात है। अब ये हमारा प्रूफ भी होगा चैप्टर एक्सरसाइज 1 में ही, अगर आपको वो क्वेश्चन है। तो इसके हमारे बेस एंगल्स है ना, देखो। अब क्योंकि ट्रेपीजियम है, एंगल ए और एंगल डी का सम तो 180 हो गई, पैरेलल के अकॉर्डिंगली ए और डी का सम, बी और सी का सम 180 है। लेकिन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्योंकि नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी भी इक्वल है। नॉन पैरेलल साइड और पैरेलल साइड के साथ जो एंगल बनेगा, एक पैरेलल साइड कॉमन, दो नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, दो एंगल्स बने, इसका प्रूफ है बकायदा। क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज का, पुरानी वाली बुक का, ठीक हो गया। तो एंगल ए इज इक्वल टू बी, एंगल डी इक्वल टू सी, इतना क्लियर हो गया। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना हो तो क्या होता है? हाफ इंटू ए प्लस बी, क्या हुआ? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो लिखो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स हमेशा इक्वल होता है, उसको हम नेम दे देते हैं हाइट। तो चाहे मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं, चाहे मैं इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालूं, पैरेलल साइड्स का मतलब इक्वी डिस्टेंट होता है ना।
पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एट एवरी 2 पॉइंट्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा उनमें सेम होता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिस्टेंस बिटवीन देम हमने वो निकाला, तो हम इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम और द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। क्लियर हो गया इतना। अब कभी भी ट्रेपीजियम को सॉल्व करना होता है ना, जब भी उसका कोई प्रूफ आता है, कभी भी कोई अननोन क्वेश्चन दिखे ना ट्रेपीजियम का, तो उसका ना 95% कह रही हूँ प्रूफ तभी बनता है जब उसमें हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। दो साइड्स तो पैरेलल है, ए बी और डीसी में पैरेलल ले रही, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं, आइसोसेलेस हो चाहे ना हो, किसी भी एक साइड को ना आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, किसी भी नॉन पैरेलल साइड को एक पैरेलल वर्टेक्स से हमने ड्रॉ करना है, चाहे आप उसको इस तरह से बाहर लेकर जाओ, चाहे आप यहां से अंदर लेकर, यूजुअली अंदर वाला सिस्टम वर्क करता है। क्लियर हो गया। ये प्रॉपर एक जनरल सी कंडीशन है कि जब भी ट्रेपीजियम का क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप देखोगे 95% प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये होगा कि उसके अंदर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर। क्लियर हो गया, 95% प्रूफ ऐसा ही होता है। क्लियर हो गई इतनी बात है। ट्रेपीजियम क्लियर है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्लियर है, एरिया का फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हमने इसमें रखा था ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। अब नेक्स्ट टाइप है व्हाट इफ वी कीप बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। लिखो, नेक्स्ट लिखो, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोर्ड क्लियर कर दो, सबने लिखा है ना ये, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, व्हाट इफ वी हैव बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट sides parallel, both pairs of opposite sides parallel। तो जो हमारे पास फिगर बनती है उसको बोला जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों ही पेयर्स ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, कि कहीं भी एंगल से देखो, किसी भी तरह से देखो, आपको ऑपोजिट साइड्स पैरेलल ही दिखेंगी। ठीक हो गया। तो दिस वी से इज अ पैरेललोग्राम, बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब क्योंकि दोनों ही पेयर्स पैरेलल हैं तो इसीलिए ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Also, AB is equal to DC and AD is equal to BC. Both pair of opposite sides are parallel and both pair of opposite sides are equal. That's why we say it's a parallelogram. अब किसी भी फिगर को अगर हमने पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ना, तो उसकी या तो दोनों साइड्स पैरेलल दी हो, दोनों ही पेयर्स, या दोनों पेयर्स इक्वल दिए हो, ठीक है। या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो या ये, या फिर कोई भी एक पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, तभी हमने ट्रेपीजियम में रिफ्रेन किया था कि देखो जो पैरेलल बना रहे हो उसको इक्वल नहीं बनाना। अगर आपने पैरेलल वाली साइड को इक्वल बना दिया ना तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्रेपीजियम नहीं रहेगा फिर। समझ में आ गई बात। ये ट्रेपीजियम में पैरेलल साइड का अनइक्वल होना बहुत जरूरी कंडीशन है, ताकि वो ट्रेपीजियम ही बना रहे, वो पैरेललोग्राम ना बन जाए, वो अपना ही ना फॉर्म खो दे। समझ में आ गया। नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल कर सकते हो, लेकिन जहां पैरेलल साइड्स इक्वल कर दी वहां पर हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया हमारे पास। तो एनी वन पेयर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, दैट इज वन नेसेसरी कंडीशन, और बोथ द पेयर्स पैरेलल और बोथ द पेयर्स इक्वल, तभी पैरेललोग्राम हम प्रूव करते हैं। तो बेसिक अगर हम नाम के अकॉर्डिंगली चले, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी दोनों पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो। तो जब भी आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना, तो आपकी बेसिक कंडीशन होगी कि दोनों पेयर्स को हम प्रूव कर दें पैरेलल, ठीक है। अब इसके साथ साथ और कंडीशंस क्या आती हैं, हमने इसके डायगोनल्स को ड्रॉ किया है ना, ये डायगोनल्स बनाए, डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर, है ना। अब ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ, ये दोनों कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही मैंने ये वाला एंगल लिया Y और इसके इक्वल कर दिया, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो गए पैरेललोग्राम के? क्या चाहिए? So next we write opposite angles are equal. पैरेललोग्राम की नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, रिलेटिंग टू एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, दोनों की दोनों जब मुझे कहा जाएगा कि इक्वल है, तब मैं बोलूंगी कि हाँ वो पैरेललोग्राम बन रहे हैं। बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड व्हाट अबाउट एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी। तो ये क्या होंगे? ए बी, बी सी। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं एंगल ए और एंगल बी की बात कर रही हूं, तो ये दो लाइंस पैरेलल है, ए डी और बी सी। ये ए बी ट्रांसवर्सल हो गई, तो इन दो एंगल्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो? दे आर कोइंटीरियर एंगल्स। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? नेक्स्ट लिखो, एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चार पेयर बनते हैं एडजेसेंट एंगल्स के, चारों के चारों सप्लीमेंट्री होंगे, तो पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स लो, जैसे मर्जी ए डी लो या डी ए लो, किसी भी ऑर्डर में लो, दे आर सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एज पर एंगल्स। अब आते हैं सबसे जरूरी प्रॉपर्टी, लिखो डायगोनल्स की। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल बिल्कुल नहीं होते। जनरल पैरेललोग्राम का है ना, तो आप नहीं बोलोगे डायगोनल्स इक्वल है। मतलब जनरल कोई भी बच्चा एक्स वाई जेड मेरी क्लास में एंटर करेगा, मैं ये नहीं कहूंगी वो टॉपर है, उसने 70 80 और 80 ली है। मैं उससे पहले पूछूंगी मार्क्स कितने हैं तुम्हारे, है ना? मैथ्स आती है कि नहीं आती है ना? जब भी ज्वाइन करते हो मैं पहली बात पूछू मैथ्स कैसी लगती है ना? तो मैं ये ज्यूम नहीं करके चलती कि नहीं जी अगर वो बच्चा 9th का आया तो उसकी मैथ्स बहुत ही अच्छी होगी। समझ में आ गई बात? ये या मैथ्स उसको बहुत पसंद होगी, उसका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। मेरी क्लास में एंटर किया है तो मतलब सबसे अच्छा सब्जेक्ट उसको मैथ्स ही लगता है, वो पूरा दिन बैठ के मैथ्स ही पढ़ेगा। समझ में आ गई बात? ये तो ऐसे ही प्लीज कभी भी जनरल पैरेललोग्राम दिया हो तो ये मत मानकर चलना कि उसके डायगोनल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? दे बाइसेक्ट ईच अदर। लिखो, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, ये 10th तक हम यूज करेंगे पैरेललोग्राम और डायगोनल्स बस इसी तरह से लिंक्ड है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमारी आएगी, थ्योरम 8.1। कहाँ है तुम्हारी बुक? हाँ, बुक कहाँ है? पता नहीं क्यों, क्या हो गया? हाँ जी, बुक नहीं है हमारे पास। क्यों? कहाँ करिए घर पे? पता, मैं जब एक बच्चा और था क्लास में आज से 2-3 साल पहले, वो भी बुक लाता था, कहता मैंने अपने कजन को पास करनी है इसलिए। हाँ, तो फिर उसको और पढ़ ले बेटा, और पुरानी कर दे, अनटिल अनलेस हमें उसको बिल्कुल नया रखना है और अगले साल यूज करना है ना, वो खराब ना हो जाए। लेकर आया करो book। ठीक है? तेरे 70 आने का रीजन यही है, जो हम ये बुक्स नहीं लेकर आ रहे हैं, फिर उधर से पूछ रहे हैं बुक्स तुम्हारे पास भी नहीं है। हाँ, क्यों? बड़े अच्छे मार्क्स आ गए ना हमारे, इसलिए हम गलती से। हाँ, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें होमवर्क दूंगी मैक्सिमम में। पूरी एक्सरसाइज करके लाके देना मुझे अब सॉल्व। क्या हो गया? वो तो हो जाएगा। हाँ, तो लिखो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है जो हम लिखते हैं। अब आते हैं थ्योरम 8.1। तो इस चैप्टर में हमारे पास यही एक थ्योरम है, विच सेज
डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखो, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. Diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, ये मैं क्यों चाहती हूँ बुक हो, क्योंकि बुक में ना आप ये मार्क कर लोगे, जब भी बुक खोलोगे थ्योरम को पढ़ लोगे। आप अपने फोन पे भी बुक ओपन कर सकते हैं, एनसीईआरटी बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, बट आई स्टिल वांट बुक लेकर आओ, है ना। हाँ, ताकि हमसे मार्क कर सके, बार बार पूछो मैम ये थ्योरम है, जब भी बुक खोलो उसको अंडरलाइन किया हो, उसको हाईलाइट किया हो, तो पता हो कि हाँ ये थ्योरम हमें प्रूव करनी है। ठीक है ना, तो हमारे पास सिलेबस में ये थ्योरम आएगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ उतना ही आसान है। पहले तो गिवन टू प्रूफ, अगर मुझे पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब सिर्फ मुझे दिया हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, समझ में आया ना। उसका बेसिक 9th क्लास का बच्चा है तो उसके पास 9th क्लास की एनसीईआरटी होगी, बस इतना मैं सोचूंगी। वैसे ही अगर पैरेललोग्राम मेंशन किया हुआ है तो मुझे पता है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, दैट्स इट। ठीक है, तो गिवन क्या है, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी। अब क्योंकि डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर देती हूँ, जैसे बुक में एसी ड्रॉ किया हुआ है मैं वैसे ही एसी ड्रॉ कर रही हूँ, सो दैट अगर हम बुक से भी पढ़े तो हमें सेम प्रूफ ही मिले। ठीक है, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी, एसी इज द डायगोनल। अब करना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है ना। अब ये तो है इंग्लिश, या पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स। अब इसको अपनी मैथ्स लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स का मैं क्या लिखूंगी, नाम। कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, एबीसी एंड एडीसी। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो अगर मैं ए बी सी लिख रही हूं तो मुझे सी डी लिखना चाहिए, 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ए बी के साथ सी डी मैच किया, बीसी के साथ एडी मैच किया, और एसी एसी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखो। हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, पहले नंबर नहीं कटते थे पर अब बिल्कुल इस मार्क्स के, इस बात के टीचर नंबर काट सकती है, एक नंबर या आधा नंबर, कि 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमने नहीं लिखी। इतना क्लियर है हम सबको, है ना। अब इसका प्रूफ बड़ा आसान है, देखो। पहली चीज तो मुझे पता है लाइंस पैरेलल है, और एसी क्या काम कर रहा है इसमें, अगर दो लाइंस पैरेलल है एसी क्या होगा इसमें, ट्रांसवर्स। पैरेलल लाइंस का मतलब है एसी क्या हो गया उसका, ट्रांसवर्स। अब यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, जब हम दो एंगल्स लेते हैं ना, यहाँ पे जो मैं एंगल्स लूंगी आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस लेनी बहुत जरूरी है। व्हाट वी डू इज, मुझे पता है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो आई टेक दीज टू एंगल्स। ठीक है ना। अब अगर मैंने इसके साथ वाले दो एंगल्स लेने हैं, ये वाले दो एंगल्स मैंने कहा ये भी इक्वल है, तो मुझे कौन सी पैरेलल साइड चाहिए, बीसी और एबी। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना वो जेड फॉर्म करते हैं किसी वे में देखिए। ठीक है, जेड या तो इन्वर्टेड या हमारा सीधा वाला, जैसे यहाँ पर ये जेड फॉर्म हुआ, तो पैरेलल लाइंस कौन सी आ रही है, देखो दिख रहा है ना, हमें सीडी लिया हमने, फिर हम एसी पर गए, और फिर हम एबी पर आ रहे, जेड बन गया ना। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जेड बनता है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट दीज टू एंगल्स, तो तब जेड कौन सा होगा, पहले एडी पे जाएंगे या एडी डी से ए पे आएंगे, फिर एसी पर गए, और फिर बीसी पर आ गए। ये मेन गलती ना यहाँ पर यही होती है, आपका आधा नंबर जो कटेगा ना यहाँ पर इसी पे कटेगा कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल लाइंस ठीक से नहीं लिखी। क्लियर हो गया इतना। इसका सबसे बड़ा, और आधे बच्चों को समझ नहीं आता कि मैंने अगर एंगल 1 और 2 इक्वल लिया है तो वो सेम पैरेलल लाइंस के साथ एंगल 3 और 4 नहीं होता, एंगल 3 और 4 पैरेलल लाइंस अलग होती। क्लियर हो गया। तो द ओनली वे आई फाउंड आउट कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा जेड फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया, जिस भी वे में जेड ले लो एन ले लो, किसी भी वे में वो कनेक्टेड होंगे, पैरेलल लाइन साथ में आएगी, ट्रांसवर्सल उसकी इंटीरियर वाली लाइन हो जाएगी। राइट, तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले कि मुझे पता है ए बी और डी सी पैरेलल है, और ए सी इज द ट्रांसवर्सल।
ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब सिर्फ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल नहीं लेना। तभी मैंने यहाँ पर एस एस या एस 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 नहीं लगाया कि ए बी और सी डी पैरेलल है, बी सी और ए डी इक्वल है, और ए सी कॉमन होगी, एस एस एस। ये थ्योरम हमें ऐसे प्रूव नहीं करनी, जो बुक में लिखा है वैसे ही प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही हम लिखेंगे AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब थ्योरम है, 2 बार लिख भी देंगे इस चीज को तो कोई फर्क नहीं है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो हमें 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, उसमें लगाना है कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रूफ का, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल CDA। और दूसरी चीज, जब मैंने एंगल 1 एंगल 2 लिखा है ना, तो फिगर में मेंशन किया है, आपको भी मेंशन करना है। बिना मेंशन किए यहाँ 1 2 लिख दिया ना, और यहाँ छोड़ दिया कि अपने आप समझो, एज्यूम। जो मैंने लिखा है उसको सब लोकेट कर लो, नंबर नहीं मिलने वाले, पूरा प्रूफ गलत हो जाएगा। आपने यहाँ 1 2 यूज किया है और यहाँ 1 2 नहीं लिखा फिगर में। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा है और उसको यूज नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राइट, स्पेसिफाई जरूर करना है। अगर हम एंगल की कन्वीनियंस से उसको नंबर 1 नंबर 2 दे रहे हैं तो फिगर में प्रॉपरली मेंशन किया हो। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ABC में एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल था, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल था। ये हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। कॉन्ग्रुएंसी में कितनी कंडीशन सही होती हैं? 3। 2 हमने प्रूव की, थर्ड वाली कौन सी होगी? AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल के साथ? एंगल लिया, साइड ली, ये एंगल लिया, ये साइड, और फिर ये एंगल, तो कौन सा रूल लगा? AS से। हाँ, जो बुक में लिखा है ना प्रूव वही लिखना। मतलब टीचर अनरीजनेबल होकर नंबर काट लेती है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बट हाँ वो नंबर काट लेती है। ठीक हो गया। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, AS से रूल हो गया। और आपने सिमिलरली लिखना है, सिमिलरली diagonal BD divides it into 2. Similarly we can prove, ठीक है ना, similarly we can prove diagonal BD also divides it into 2 congruent triangles। ठीक है, या फिर इसको ज्वाइन कर दो, आप लिख दो सिमिलरली ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CD DCB। समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन जो लास्ट में लिखनी है ना सिमिलरली, वो लिख देना, सिमिलरली diagonal BD also divides it into 2 congruent triangles। या फिर मैंने लिखा similarly triangle ABD is congruent। देखो मैं ABD लिख रही हूं तो मैं यहां से CABD पे जाती, CDB हो जाएगा, है ना, राइट। और फिर हमारी स्टेटमेंट, hence diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles। क्लियर हो गया। और ये थ्योरम हमारी आ गई। अब आते हैं जो हम सारी प्रॉपर्टीज पे आए थे उसी के अकॉर्डिंगली नाउ विल फर्दर कैटेगराइज पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो हमने 2 चीजें की थी अब तक। हमने क्वाड्रिलेटरल्स को क्लासिफाई किया इन ब्रॉडली 2 सेक्शंस, ट्रेपीजियम्स और पैरेललोग्राम्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पैरेललोग्राम की फर्दर कैटेगरीज निकालनी है। ठीक हो गया इतना, चलो नेक्स्ट लिखो, टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। लिख लिया सबने ये। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अब क्योंकि पैरेललोग्राम को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं तो जो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज थी वो तो सब फुलफिल होंगी, पर क्योंकि उनके पास कुछ अपनी स्पेशल फीचर है इसलिए उनके पास अपने कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज भी आएंगी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, देखो बाय नेचर मैन क्या होता है ना, ह्यूमन बीइंग इज इंक्विजिटिव, कि हमने ऑपोजिट साइड्स पैरेलल कर ली, ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दी। तो पहला कहता है कि क्यों हम सभी साइड्स को इक्वल कर दें, व्हाट इफ वी मेक ऑल द साइड्स इक्वल। ठीक है, तो जो पहली फिगर हमारे पास बनती है उसको हम बोलते हैं रोम्बस। तो पहले ना एक चीज लिख लो यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, L into B तो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। तो ऑपोजिट वर्टेक्स से जो भी बेस ले रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज बेस, दिस इज, क्लियर हो गया। हाइट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दोस टू पैरेलल साइड्स। तो अगर मैंने ये दो पैरेलल साइड्स लिया है, इसको बेस ले रही हूं ना, तो यहां वाले वर्टेक्स से यहां पर हमने हाइट ड्रॉ करनी, क्लियर हो गया। सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस इज अ फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। देखो, इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। तो डेफिनेशन होती है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम की अगर मैंने ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल। तो जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी थी वो सारी होगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स बोलो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्योंकि ये तो रोम्बस है, इसने अपनी सभी साइड्स को इक्वल किया है, तो इसके डायगोनल्स एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और लेकर आएंगे, लिखो डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स के अंदर जो एंगल बनता है ना, डायगोनल्स का आपस में जो एंगल बनता है वो है 90 डिग्रीज का। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90, बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ के साथ वो राइट एंगल भी बना रहे हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, इसीलिए जब हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं तो वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, बिकॉज डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर आपने ट्राइंगल AD भी लिया, देखो यहाँ पर है ना, बेस BD है, परपेंडिकुलर AO हो गया। ऐसे ही दूसरा वाला ट्राइंगल जिसमें बेस BD हो, परपेंडिकुलर CO हो गया। दोनों को ऐड किया, AO और OC, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। जो हमने बेसिक वाला फॉर्मूला नहीं किया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, तो दोनों ऑल्टीट्यूड्स इकट्ठे मिलकर एक डायगोनल ही बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है इसलिए। तो डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, इसको हम फर्दर प्रूव भी करेंगे कि क्यों ऐसे बाइसेक्ट करते हैं, इसको प्रूव करो, ठीक है। डायगोनल जिसमें इक्वल नहीं होते, क्लियर हो गया। अब आते हैं अब पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल, ठीक है। हमने सारे साइड्स इक्वल कर दी तो बन गया रोम्बस। अब हम सारे एंगल्स इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, ऑल एंगल्स इक्वल, अ पैरेललोग्राम विद ऑल एंगल्स इक्वल। अच्छा, अगर सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो क्या मुझे पता है कि हर एक एंगल का मेजर कितना होगा, 90, ठीक है ना, क्योंकि 360 डिग्रीज है, 4 में डिवाइड करना है, 90 डिग्री हो गया। अब मैंने ऑल एंगल्स इक्वल कहा है, या फिर मैं लिखती हूँ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री, with one angle 90 degree is a rectangle। 90 होते हैं, है ना, लेकिन वो साइड्स इक्वल नहीं रखते, मतलब रेक्टेंगल साइड्स इक्वल नहीं करता। तो मैंने सिर्फ एंगल्स पे फोकस किया हुआ है और मैंने कहा सभी एंगल्स इक्वल करने, तो मैं ये एज्यूम नहीं कर रही हूँ कि साइड्स भी इक्वल होंगी, समझ में आ गया। तो अगर सिर्फ साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस है,
और अगर सिर्फ एंगल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की डेफिनेशन मतलब कभी भी रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम प्रूव करो और फिर प्रूव कर दो कि एक एंगल 90 डिग्री है, कोई भी एक एंगल उसका 90 डिग्री है, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि जो हाइट है वो ब्रेड्थ ही बन गई। जो पैरेललोग्राम में हम हाइट ले रहे थे वो इसकी ब्रेड्थ बन जाती है, दूसरी साइड बन जाती है, एक हो जाती है लेंथ एक ब्रेड्थ। सो ऑल angles are equal to 90 degrees. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, यहाँ पे प्रूव करना और भी आसान है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, वो सारी प्रॉपर्टीज कैरी फॉरवर्ड होंगी। लेकिन क्योंकि इसने एंगल्स को इक्वल किया है तो इसको डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, देखो डायगोनल्स बाइसेक्ट, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना तो वो सारी चीजें तो अपने अंदर लेकर जाएगा ही, उसको सारे वो फीचर्स मिले ही है बिकॉज ऑफ अ पैरेललोग्राम। उसी कैटेगरी को फर्दर लेके जा रहे हैं तो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर ही रहे हैं। लेकिन मान लो हमने कोई भी एक बुक ओपन की है ना, जैसे अगर कोई बाइंडिंग वाली बुक होती है उसमें कुछ भी पता ना हो, आगे पीछे कुछ भी ना लिखा हो, जैसे रजिस्टर, राइट। अब क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, अगर ये ना लिखा हो मुझे कैसे ओपन करना है इसको? आई शुड ओपन इट लाइक दिस। और मैं रियलाइज करूंगी अच्छा ये तो उल्टा खुला है, तो मैं कैसे करूंगी इसको? आई फ्लिप इट ओवर एंड देन ओपन, ये नाउ दिस इज ओपन। तो कंफ्यूजन होती है ना बहुत बारी किसी भी नोटबुक को ओपन करते हुए, जिसमें बिल्कुल सेम पैटर्न में आगे पीछे बनाओ, बैक बाइंडिंग फ्रंट बाइंडिंग सेम हो, कुछ भी डिविजन ना हो, है ना। जैसे ये मेरी 9th की बुक थी, अब तो पता लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर 9th क्यों लिखा था? क्योंकि मुझे पता था दिस इज द फ्रंट साइड, राइट। मैं कभी कभी इसको ऐसे भी ओपन कर लेती एंड देन अगेन ऐसा। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सारे एंगल्स 90 डिग्री पर हैं, तो इसके डायगोनल्स क्या है? इक्वल। डायगोनल्स इक्वल है इसीलिए वो इल्यूजन देता है कि फ्रंट साइड कौन सी है बैक साइड कौन सी। समझ में आ गया? तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते ही हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। एरिया लिख लो इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बाकी कल करेंगे स्क्वायर। और कल ना आपका वो स्टार्ट हो जाएगा